बच्चों, मैं पवन सर आज आप लोगों को क्लास 10 साइंस में फिजिक्स जिस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, प्रकाश का चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश के गुण। ये पढ़ने के बाद हम प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमने कहा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होती तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा है एक प्रकार की जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। खुद आप लोग देखिए कैसे, अब मैं समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए यह मार्कर है, तो यह मार्कर आप लोगों को क्यों दिख रहा है? तो इस मार्कर से, मान लीजिए इस मार्कर से जो प्रकाश टकरा रहा है वो टकराकर फिर कहाँ आ रहा है? हमारी आँखों में। और उस आँखों, जब जिस मार्कर से प्रकाश टकराकर हमारी आँखों में आ रहा है तो फिर वो प्रकाश हमें दिखाई देता है, वो वस्तु हमें दिखाई देता है। अर्थात अगर कोई भी वस्तु हम देख रहे हैं, आप लोग अपने आसपास से कमरों की दीवारों को देख रहे हैं, तो कैसे वो कमरा की दीवारों कमरा दिखाई दे रहा है, वो वस्तु कैसे दिखाई दे रहा है? आपके सामने बुक है, वह बुक कैसे दिखाई दे रहा है? तो जो बाहर से प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश पहले आपके बुक पे टकरा रहा है, फिर आपके बुक से टकरा कर उस प्रकाश आपकी आंखों में जा रहा है, तब आप उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, लेकिन वह किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो हमने कहा कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा कर आती है तभी हम उसको देख पाते हैं, नहीं तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। जैसे अगर अंधेरा कमरा है तो अंधेरे कमरे में हमें कोई वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि जब अंधेरा कमरा है, कमरे में प्रकाश नहीं है, तो उस वस्तु से प्रकाश टकराकर नहीं आ रहा है आँखों में। जब उस वस्तु से प्रकाश टकराकर आँखों में नहीं आएगा तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। और जब वही प्रकाश होता है तो पहले प्रकाश बाहर से आएगा, उस वस्तु पे टकराएगा, और फिर उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में आएगा तो हमें वो वस्तु दिखाई देगी। अर्थात ये समझ में आ गया कि किसी भी वस्तु को हम प्रकाश की सहायता से ही देखते हैं। आइए तो हम प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रकाश के गुण में सबसे पहले दिया है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो सबसे पहले सही बात है, प्रकाश कैसे चलती है? तो प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलती है। ध्यान दीजिए, प्रकाश आप लोग देखा होगा कहीं प्रकाश चित्र तो हम एक किरण से दर्शाते हैं। तो यह प्रकाश चल रहा है जो कैसे चलती है? हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा दिया है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। अर्थात प्रकाश कैसी तरंगे होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो निर्वात में भी गति करती हैं। और इसी गुण के कारण प्रकाश हमारा निर्वात में भी गति करता है। किस गुण के कारण? क्योंकि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और जब प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे है इसलिए वो निर्वात में भी गति करती है। तो तीसरा हमने कहा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिस कारण से हम वह निर्वात में भी गति कर सकती है। फिर हमने कहा कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो देखिए ध्यान से, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ साथ प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे में भी हम आप लोगों को समझाएंगे। देखिए, तरंगे एक यांत्रिक होती हैं और एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो उस आधार पर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और एक तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और अनुदैर्घ्य होती हैं। जो तरंगे क्या कहलाती हैं? एक तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और एक अनुदैर्घ्य होती हैं। तो जो तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होती हैं वह उनके माध्यम में कण के कंपन के अनुसार बांटा गया, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में। और ये जो तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय और यांत्रिक तरंगे, यह निर्वात में गति करना, किसी माध्यम में गति करना और माध्यम के बिना गति करने के आधार में बांटा गया है। अर्थात जैसे अगर दो तरंगे हैं, अगर एक तरंगे केवल माध्यम में गति कर सकती है, निर्वात में नहीं, तो वो यांत्रिक कहलाएगी। और जो तरंगे निर्वात में भी गति कर ले, माध्यम में भी गति कर ले, वह कहलाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होता है, इसका मतलब ये माध्यम में, ये दोनों तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य माध्यम में, माध्यम के कण के कंपन के आधार पर बताया जाता है कि ये अनुदैर्घ्य है कि अनुप्रस्थ है, जो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो एक बार हम बता दे रहे हैं, सब बुझ करिए
कि अगर यह कण है, यह माध्यम के कण है, ये मान लीजिए कोई माध्यम है, यह कण है, अगर यहाँ से प्रकाश जा रही है, ऐसे प्रकाश जा रही है, तो अगर यह प्रकाश जब इस माध्यम से गुजरी थी, जो माध्यम में कण है, यदि यह लंबवत ऊपर और नीचे की ओर गति करे, लंबवत ऊपर और नीचे गति करते हैं, तो यह कंपन, तब यह तरंग कहलाएगा अनुप्रस्थ। सपोज करिए कि अगर हम, यह प्रकाश है, इस प्रकाश को हम ले जा रहे हैं, तो इस हवा के कण कुछ यहाँ से ऐसे गति करे, लंबवत कोई नीचे गति करे, लंबवत कोई बगल गति करे, लंबवत कोई यहाँ गति करे, तो यह प्रकाश, तो यह तरंग कहलाएगा अनुप्रस्थ। और यदि यही मान लीजिए हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कण बना दे रहे हैं, और यही तरंग अगर जा रहा है और इसके माध्यम में कण लंबवत नहीं, तरंग चलने की दिशा में समांतर गति करें, यानी यह कंपन आगे पीछे ऐसे करें, तो इस प्रकार के कंपन उत्पन्न करने वाले तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। तो हम यहाँ जो हम ध्वनि बोलते हैं वो भी ऊर्जा है, तो कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य है। और प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ है। अर्थात प्रकाश जब चलता है तो माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत चारों दिशाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं, तो हम इसे बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। तो आप लोग अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में समझ में आ गया होगा। अगला है प्रकाश निर्वात में गति करती है। क्यों गति करती है? क्योंकि प्रकाश कौन तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तीसरा प्रकाश की चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर आप मीटर में कहेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और किलोमीटर में तो कहेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में ही होती है, जो ये हम बताया गया है। अगला है दृश्य प्रकाश का तरंग है। ध्यान दीजिए, बहुत से प्रकाश की सीमा बहुत अधिक है, हम उसमें से कुछ ही प्रकाश को देख पाते हैं जिसका तरंग है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। केवल हम उन्हीं प्रकाश को देख पाते हैं, इसके अलावा हम अलग और प्रकाश को देख नहीं पाते हैं। 3900 से कम जो प्रकाश होती है, यानी जो प्रकाश 3900 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, उन्हें बोलते हैं पराबैंगनिक प्रकाश किरणें। क्या कहते हैं हम? पराबैंगनिक प्रकाश किरणें। और जो 7800 से अधिक होता है उसे हम अवरक्त किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरक्त किरणें कहते हैं। तो ये याद रखिए कि 39 जिस प्रकाश का तरंग है जितना कम होगी उसकी एनर्जी उतना ही अधिक होती है। अर्थात पराबैंगनिक किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 3900 से कम होती है, इसलिए उन किरणों में ऊर्जा बहुत अधिक होती है, और यदि वह हमारे त्वचा पे पड़ दे तो हमारे त्वचा को झुलसा देती हैं, जला देती हैं। लेकिन पराबैंगनिक किरणें इस पृथ्वी पर नहीं आती हैं। ओजोन परत जो है एक कवच के रूप में कार्य करता है और हमारी रक्षा करता है। अगला हमारा टॉपिक प्रकाश दैत्य प्रकृति की। दैत्य प्रकृति डुअल नेचर। कैसे होता है हमारा प्रकाश? डुअल नेचर का होता है। अब डुअल नेचर क्या होता है ये हम समझते हैं। डुअल नेचर का मतलब, दैत्य प्रकृति का मतलब कि इसके प्रकाश 2 गुण दिखाता है। एक तो तरंग का गुण दिखाता है और दूसरा कण का रूप दिखाता है, जो दोनों अपने अलग अलग सिद्धांत पर, अलग अलग सबूतों पे दोनों ही सत्य पाया गया है। कुछ इसके गुण ऐसे हैं प्रकाश के, कुछ गुण ऐसे हैं जो उसको क्या दिखाता है? यह तरंग है। और प्रकाश से कुछ गुण ऐसे हैं जो क्या दिखाता है? कण रूप दिखाता है। तो देखिए, हमने कहा कि प्रकाश दैत्य प्रकृति की होती है, डुअल नेचर का होता है, यानी कण का भी गुण दिखाता है और तरंग का भी गुण दिखाता है। इसी गुण के कारण से बोलते हैं प्रकाश की दैत्य प्रकृति की होती है, डुअल नेचर का होता है। हम बात करें प्रकाश की कण प्रकृति की बात करें, प्रकाश का कण प्रकृति नहीं, ये तरंग प्रकृति है। प्रकाश का अगर हम तरंग प्रकृति की बात करें और यह कण प्रकृति है। प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है, परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है। अर्थात प्रकाश का जो परावर्तन होता है यह भी कौन सी प्रकृति दिखाता है? तरंग प्रकृति दिखाता है। अपवर्तन भी तरंग प्रकृति दिखाता है, व्यतिकरण भी तरंग प्रकृति दिखाता है, विवर्तन और ध्रुवण भी तरंग प्रकृति दिखाता है। जबकि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, एक्स किरणें, ये सब प्रकाश के कण प्रकृति को दिखाता है। किसे दिखाता है? प्रकाश के कण प्रकृति को दिखाता है। तो ये प्रकाश के गुण हैं जो
आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा, जो आपको कंपटीशन एग्जाम से लेकर बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने प्रकाश के गुण के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली। अब आइए हम दीप्त और अदीप्त के बारे में समझते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को प्रकाश उत्पन्न करने और प्रकाश उत्पन्न न करने के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है। जितनी भी वस्तुएं मान लीजिए उन्हें प्रकाश उत्पन्न करने और प्रकाश न उत्पन्न करने के आधार पर दो भागों में बांट दिया है, जिसमें एक भाग है प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं और दूसरा है अदीप्त वस्तुएं। इसे प्रदीप्त या दीप्त बोलते हैं और ये हमारा अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं लुमिनस किसे कहते हैं हम, तो कहेंगे कि वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करे क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तु। ये दीप्त वस्तु कहलाएगा। जैसे सूर्य हुआ, बल्ब हुआ, जिस मोबाइल से पढ़ रहे उस मोबाइल का स्क्रीन हुआ, ये क्या है, ये दीप्त वस्तुएं हैं। क्या है, ये दीप्त वस्तुएं, क्योंकि ये प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं। अब हम पढ़ेंगे अदीप्त। अदीप्त वस्तुएं का मतलब क्या है कि जो वस्तुएं प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे चंद्रमा, मार्कर, पृथ्वी, डेस्क बेंच, आपके आसपास की दीवारें, बुक भी क्या है, अदीप्त वस्तु है। क्योंकि आप कहेंगे सर बुक अदीप्त वस्तु है तो क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें तो प्रकाश होगा नहीं। तो प्रकाश इसमें नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश आकर इस पर टकरा कर हमारी आंखों में हमें दिखाई दे रहा है। हमारा शॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी तो दीप्त नहीं है, ये अदीप्त है, फिर भी क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाहर से प्रकाश आकर फिर इस पर टकरा कर आपकी आंखों में जा रहा है। तो फिर से समझिए, जो प्रकाश उत्पन्न स्वयं उत्पन्न न करें, जो वस्तुएं प्रकाश स्वयं उत्पन्न न करें उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे डेस्क बेंच, पृथ्वी, चंद्रमा आदि। आइए अगला हमारा टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, तो प्रकाश के माध्यम में चलने के आधार पर प्रकाशिक माध्यम को तीन भागों में बांटा गया है। पारदर्शी माध्यम, प्रभाषक माध्यम और तीसरा जो होता है वो अपारदर्शी माध्यम। तो ध्यान दीजिए, माध्यम को हम तीन भागों में बांटे हैं। पारदर्शी माध्यम या पारदर्शक बोल सकते हैं, पारदर्शक माध्यम। दूसरा हम बोल सकते हैं प्रभाषक माध्यम और तीसरा हम कह सकते हैं अपारदर्शी माध्यम। तीसरा क्या बोल सकते हैं, अपारदर्शक माध्यम बोल सकते हैं। तो पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, तो हम बोल देंगे कि वह माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार चली जाती है, वह माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वह माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, पारदर्शी माध्यम बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें शीशा के आर पार, कांच के आर पार हम कांच के आर पार हम देख सकते हैं, तो कांच क्या हुआ, पारदर्शी माध्यम हुआ। तो कांच के आर पार देखें कौन सा माध्यम हुआ, पारदर्शी माध्यम होगा। दूसरा क्या, प्रभाषक माध्यम ऐसा होता है जिससे हम पूरा आर पार नहीं, कुछ आंशिक रूप से आर पार देख पाते। जैसे घिसा हुआ कांच, जब कांच घिस जाता है तो हम उससे अच्छे से किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो वो पारभाषक कहलाता है, क्योंकि वो उससे पूरा संपूर्ण प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। तेल लगा हुआ कागज से देखेंगे कि कॉपी में लिखा हुआ पेज पे लिखा हुआ पिछले साइड का भी लिखा हुआ हमें दिखाई देता है, लेकिन संपूर्ण क्लियर साफ नहीं दिखाई देता है। इसलिए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कौन सा माध्यम का काम करते हैं, प्रभाषक का माध्यम का काम करते हैं। तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम का मतलब क्या हुआ, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पार न जा सके या फिर हम आर पार उसे देख ना सकें, उसे कहेंगे हम अपारदर्शक माध्यम। जैसे दीवार ले लीजिए, दीवार के आर पार नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, अपारदर्शक माध्यम हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शक, जैसे कांच, जिससे आंशिक रूप से देखा जा सकता है उसे प्रभाषक, जिससे बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो
तो प्रकाशिक माध्यम आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रकाशिक माध्यम के बाद हम आप लोगों को समझाते हैं प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण जो है वह 3 प्रकार की होती हैं। प्रकाश किरण यानी प्रकाश जो चलती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला आप कह सकते हैं समांतर प्रकाश किरण को हम किरण या किरण पुंज भी कह सकते हैं। प्रकाशिक किरण पुंज, प्रकाशिक किरण पुंज कैसा होता है, तो इसको हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला समांतर प्रकाश किरण, समांतर या प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है तो लिखेंगे जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, दूसरे क्या करती हैं, समांतर गति करती हैं, तो उसे हम कहेंगे प्रकाश समांतर प्रकाश किरण या समांतर प्रकाश किरण पुंज। हमने कहा कि यदि प्रकाश किरणें कैसी गति करें, समांतर गति करें, तो वह कहलाएंगी समांतर प्रकाश किरण। क्या कहलाएंगी, समांतर प्रकाश किरण या समांतर किरण पुंज। दूसरा हमारा है अभिसारी। क्या है, अभिसारी। अभिसारी प्रकाश किरण। तो अभिसारी प्रकाश किरण क्या होता है समझते हैं। तो जब प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलती हैं, जब कई प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण। ये किरण क्या है, समांतर है, तो समांतर किरण। हमने क्या कहा कि जब कई प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, जब कई प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, तो कहलाएंगी अभिसारी प्रकाश किरण। तीसरा हमारा है अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण। अपसारी प्रकाश किरण। तो देखिए अपसारी प्रकाश किरण क्या होता है बाबू, जस्ट अभिसारी का विपरीत होता है। तो उसे हम कह देंगे यदि प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलती हो, यदि प्रकाश किरणें कहां से निकलती हो, एक ही बिंदु से निकलती हो, तो उन्हें हम कहेंगे अपसारी प्रकाश किरण। देखिए यहाँ कई प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं और यहाँ पर कई प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलती हैं, इसे हम कहते हैं अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए।